Hello, my dear students, class 10th, Geography, chapter number 1, Resources and Development. Point Land Use Pattern in India. भारत में भू उपयोग का प्रारूप। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। भू उपयोग यानी ज़मीन का उपयोग। Land use pattern. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। तो ज़मीन का जो उपयोग है उसे निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं, है ना। वो क्या तत्व हैं? फिजिकल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? बोलता है ज़मीन की आकृति, जलवायु कैसी है, वहाँ मिट्टी कैसी है, मृदा का प्रकार कैसा है, और कुछ मानवीय कारक यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। जनसंख्या का घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, और परंपराएँ, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। भारत का अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो टोटल जो हमारा क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा डाटा है ना। तो जो डाटा हमें उपलब्ध है उसके हिसाब से है। तो 93% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो अवेलेबल है हमारे पास, है ना। 93%। क्यों? क्योंकि जो पूर्वोत्तर के जो प्रांत हैं, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व के जो प्रांत हैं, उन प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी हमारे पास थोड़ा कैसी है, उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए हमने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दी है। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, उस क्षेत्र में पाकिस्तान का कब्जा है, चीन कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर रखा है। तो इस तरीके से उन जगहों का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, इस वजह से ये 93% के करीब आकर फंस गया है। यानी टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है वो इतना माना जाता है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, मैंने बताया आसाम है, हैज़ नॉट बीन डन फुली, एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, चाइना आल्सो हैव नॉट बीन सर्वेड। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनके कारण हमें इस प्रकार से फंसना पड़ जाता है। तो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहे हैं। जो स्थायी चरागाह, स्थायी माने पहले जो ज़मीन चराई जाती थी जानवरों के द्वारा, वो जगह अब ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो पशुधन की जो संख्या है उसके लिए चारा अब हमारे पास उपलब्ध कैसे होगा, समर्थ कैसे होंगे, क्या परिणाम होंगे। इसके अलावा हमारी बहुत सी भूमि ऐसी है जो अभी अनुपजाऊ है, इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। तो इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लें तो भारत के कुल जो संचित क्षेत्र है उसके लगभग 52% हिस्से पर हम खेती हो सकती है। तो ये कहा जाता है। तो दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस अबाउट 2 or 3 years. If these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, नहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये थोड़ा अलग अलग प्रकार की है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में जो नेट सोन एरिया है यानी बोया गया जो क्षेत्र है वो 80% ज़मीन पर खेती होती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लेस देन 10% है, यानी 10% से भी कम क्षेत्रों पर खेती हो पाती है। फॉरेस्ट एरिया जो कंट्री का है वो बहुत कम है हमारा, वो लगभग 30% होना चाहिए। कहा तो यही जाता है, समथिंग इतना ही कहा जाता है। वन नीति जो हमारी थी 1952 की, उसके द्वारा वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, लेकिन इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र हमारा बहुत कम है। जो वन की नीति है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार हमारा जो मेंटेनेंस है इकोलॉजिकल बैलेंस का वो भी बहुत ज़्यादा इससे अच्छा बना रहता है ना। तो जो लिवलीहुड है मिलियंस ऑफ पीपल्स का लिव ऑन द फ्रिंगर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, इसी पर अपना जीवन आश्रित करते हैं। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग इसी पर अपना जीवन चलाते हैं। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में भी भूमि कहलाता है। तो जो बंजर भूमि होती है उसमें कौन कौन सी जगह आती हैं? बंजर भूमि, बैरन लैंड्स जिनको हम कहते हैं, बैरन लैंड्स में कौन कौन सी जगह आती हैं? ठीक है, अभी देखिए आपको बता देते हैं।
वेस्टलैंड जिनको बोलते हैं हम, रॉकी माउंटेन्स होते हैं, सूखी जगह होती है, एरिड डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थलीय भूमि, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ इंक्लूड्स सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री, एटीसी। यानी और कौन कौन से क्षेत्र? वो क्षेत्र जहाँ पर खेती नहीं हो रही है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती नहीं हो रही है? वो क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, मानव जहाँ रहता है वो जगह, ठीक है ना। तो ऐसी जगह भी आ जाती हैं इसके अंतर्गत, वो भूमि शामिल होती हैं। तो ऐसी सभी ज़मीनें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, है ना, उद्योग धंधे वाली जगह। लंबे समय तक भूमि संरक्षण और जो प्रबंधन है उसकी अवहेलना हो रही है, यानी कोई भूमि का संरक्षण नहीं करना चाहता है। भूमि उपयोग के कारण होता क्या है? भू संसाधनों का निम्नीकरण हो जाता है। इसके कारण और क्या होता है? इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर परेशानी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सीरियस जो है मैटर है ये सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, यानी कि भूमि का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय, है ना। तो ज़मीन क्या है? एक ऐसा संसाधन है, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। तो शेयर अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस, है ना, और फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज़ करेगी आगे आने वाले समय में। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, यानी लगभग हम 95% ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मूल आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी? भोजन की, मकान की और कपड़े की, ठीक है। तो मानव के जो कार्यकलाप होते हैं उनके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स? मानव कार्यकलापों के कारण न केवल ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, उसका निम्नीकरण होता है, वो बेकार होती जा रही है, बल्कि हो क्या रहा है? भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकतें हैं उन्हें भी बल मिल रहा है ना। तो जो नेचुरल फोर्सेस कहे जाते हैं टू कॉज डैमेज द लैंड। तो एट प्रेजेंट आज के समय में देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेटेड लैंड इन इंडिया। लगभग 1.3 करोड़ 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है हमारे पूरे भारत के अंदर। इनमें से लगभग 28% भूमि कैसी है? 28% ज़मीन कैसी है हमारे यहाँ? वो कहता है ऐसी ज़मीन है जो कि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित माने ऐसे वन जो बहुत निम्न प्रकार के हैं, जहाँ पर ज़्यादा वन नहीं है, ज़्यादा अच्छे प्रकार के वन नहीं है। 56% क्षेत्र हमारा जलापर्दित क्षेत्र है, ठीक है ना। तो 28% बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 56% इज़ वाटर एरोडेड एरिया एंड द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाई सेलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट। और जो बचा हुआ भाग है ना, वो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लवणीय और क्षारीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुछ मानव की क्रियाएं हैं, जैसे वनों को बर्बाद कर देना, ज़्यादा घास को चरा लेना, या खनन करना, ज़मीन के नीचे से जो खुदाई होती है उसके नीचे से काफ़ी मात्रा में खनिज पदार्थ निकले जाते हैं। तो वो सब क्या है? ये भूमि के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लैंड का जो डिग्रेडेशन है उसके लिए जिम्मेदार हैं क्या क्या? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो जो माइनिंग की साइट्स होती हैं आर एबेंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज़ कंप्लीट। जब एक बार माइनिंग साइट पे अगर काम एक बार ख़त्म हो जाता है ना, सारा नीचे से खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है? उनको स्थानों को, जो गहरी खाइयाँ होती हैं उनमें नीचे मलबे होते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं लोगों को। तो खनन के कारण झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा जैसे राज्यों में जो वन के उन्मूलन है उसमें भूमि निम्नीकरण का कारण बन जाता है। अब नीचे वन तो की जड़ें जो होती हैं पेड़ों की, वो तो ज़मीन के नीचे जाती हैं, और जब ज़मीन के नीचे मिट्टी हटा ली गई, उसमें से खनिज पदार्थ निकाल लिए गए, तो जड़ें जाएँ कहाँ पर? तो नहीं जा पाते। तो पेड़ जो हल्के रह जाते हैं, जिनकी जड़ें नहीं अच्छी तरह हो पाती, तो वो गिर जाते हैं, है ना, या नहीं हो पाते हैं ऐसी जगहों पर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर अति पशुचारण हुआ, ज़्यादा जानवरों को भूमि पर चराया गया, तो वहाँ घास खत्म हो गई, उसकी वजह से भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बनता चला गया, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन का कारण है इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। ओके, तो इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड इरीगेशन, यानी ज़्यादा अगर आप सिंचाई करते हैं तो उससे भी क्या होगा? उससे भी ज़मीन खराब हो जाती है। और वो कौन कौन सी जगह पर हुई है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओके, फॉर लैंड इरीगेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग,
भाई पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से होता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। लवणीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग है, और सीमेंट उद्योग में क्या होता है, जो चूना पत्थर होता है उसको पीसना पड़ता है, और मृदा बर्तन में, और मृदा जो होती है बर्तन उद्योग में चूने का उपयोग होता है। सेल घड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में पूरे वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें धूल पहुंच जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ह्यूज क्वांटिटी में डस्ट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, तो इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की जो प्रक्रिया होती है, यानी ऊपर से जल बरसता है जब, तो बरसने के बाद जो पानी ज़मीन के अंदर जाना चाहिए वो जा नहीं पाता। उनकी वजह से जो छिद्र होते हैं उनको वो डस्ट के पार्टिकल्स रोक लेते हैं, है ना। तो जल सोखने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो पिछले हमने कुछ वर्षों से देखा है कि देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट जो पदार्थ है वो भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है, यानी दोनों को ही कहीं ना कहीं ख़राब करता है वो। तो ये समस्याएं आती हैं। ठीक है, भूमि निम्नीकरण की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद करता है, यानी एफॉरेस्टेशन यानी दोबारा से जंगलों को लगाना, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो आप आराम से चराइए, जानवरों को ज़्यादा ख़राब मत करवाइए, एक जगह की घास को एकदम से मत ख़त्म कर दीजिए, इससे परेशानियाँ बढ़ती हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। वो क्या क्या तरीके हैं, 3 तरीके बताए हुए हैं। पेड़ों की एक रक्षक मेखला बनाओ, शेल्टर बेल्ट बनाओ, यानी एक ही लाइन में पेड़ लगा दो। एक ही लाइन में पेड़ लगेंगे तो इस साइड की जो मिट्टी होती है वो उड़कर दूसरी तरफ नहीं जा सकती, है ना। पशु चारण का नियंत्रण करो, ज़मीनों को में कम चराओ जानवरों से। और जो रेतीले टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, वहाँ क्या करो, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो जो उगती हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उन झाड़ियों को लगाओ। उससे क्या होगा, रेत उड़कर दूसरी तरफ नहीं जाएगी, आगे बढ़ने का उसे मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह स्थिर हो जाती है, एक ही जगह पर रुक जाएंगी वो। इससे क्या होगा, जो ज़मीन का कटाव होता है वो नहीं होगा, शुष्क क्षेत्रों में रुक जाता है वो इस प्रकार से। ठीक है ना। तो जो बंजर भूमि होती है उसका उचित प्रबंधन होना चाहिए। हाँ, बंजर भूमि यानी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, किसका, वेस्टलैंड का। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग कम होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। यानी कि बोलता है कब रोका जा सकता है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, कैसे रोक सकते हैं हम, खनन नियंत्रण के द्वारा, और किसके द्वारा, और औद्योगिक जल को परिशरण करने के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट शुरू होता है सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में मिट्टी के बारे में, भूमि के बारे में है, मृदा संसाधन जो है उसके बारे में है। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारा, है ना। ये मीडियम है, किस चीज़ का मीडियम है, ये मीडियम है कि पौधों का विकास इसी में होता है, विभिन्न प्रकार के जीव इसी में रहते हैं, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो मिट्टी का जो बनने की जो प्रक्रिया है उसका एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम भी दिया गया है। ये सबसे नीचे जो मृदा होती है वो अपक्षयित रहित आधारी चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर का अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें होती हैं, उससे ऊपर अपक्षयित चट्टानें वाली गाद शेल्टर मृत्तिका होती है, और सबसे ऊपर जो होती है वो मृदा यानी मिट्टी होती है। तो मृदा एक ऐसा तंत्र है, जीवित तंत्र कहा जाता है, लिविंग सिस्टम है सॉइल एक। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा अगर देखना है ना आपको, तो इसे बनने में बहुत समय लगता है, बहुत लंबा समय। तो अब आप सोच लीजिए कि लाखों वर्ष लग जाते हैं एक मिट्टी को बनने में, और हम उस मिट्टी को पल में ही ख़राब कर देते हैं, है ना। तो ये भी तो एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम मिट्टी को बचा सकते हैं कि हमें ज़्यादा मिट्टी को नहीं बर्बाद करना चाहिए। मृदा बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें
किस किस चीज़ का यूज़ होता है, तो वो कहता है कि relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation, other forms of life and time are important factors in the formation of soil। यानी कि मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, ऊंचाई, शैल, संस्तर सेल उसे कह लेते हैं, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय, ये जो है ना मुख्य कारक होते हैं, मेन जो है ना इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स ईटीसी कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वो कहता है प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन है, हिमनदी है, अपघटन क्रियाएं हैं, ये मृदा बनने की प्रक्रिया में हमेशा योगदान देती हैं। तो मृदा जो होती है ना, मिट्टी जो होती है, उसमें रासायनिक और जैविक परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, यानी केमिकल और जो ऑर्गेनिक चेंजेस हैं विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बराबर का योगदान देते हैं ये दोनों, ठीक है ना, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है ना। तो सॉइल जो है ना कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स के तौर पर देखा जाए, मृदा बनने की प्रक्रिया को देखा जाए, तो उसे निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं यानी जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनका रंग, उनकी गहराई, उनका गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सॉइल ऑफ इंडिया सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो बहुत से प्रकार की क्लासिफिकेशन है उनकी। तो जो क्लासिफिकेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। तो ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।